आनंदपुर एक खुशहाल गांव है जहां पर मदन नाम का एक व्यक्ति रहता है। मदन गांव में सबकी मदद करता है। इस कारण गांव वाले उससे बहुत खुश होते हैं। गांव का सेठ उसकी खूब प्रशंसा करता है और उसे खूब सारे उपहार भी देता है। एक दिन की बात। सामान लादने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि आज मुझे सेठ जी ने बुलाया है। सेठ जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं भी ना आजकल जो ज़्यादा जरूरी काम होता है उसे ही पहले भूल जाता हूँ। वह सेठ के घर की तरफ जा रहा ही होता है, तभी वह देखता है कि गांव के बूढ़े बाबा रामलाल अपने हाथों में भारी सामान लेकर बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। अरे बाबा, कितनी बार कहा है आपको कि इतना भारी सामान मत उठाया कीजिए। पहले भी आप मरते मरते बचे थे। क्या करूं मदन बेटा, जब से पत्नी का स्वर्गवास हुआ है बड़ी मुश्किल सी हो गई है। और तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है जो मेरी मदद कर सके, इसलिए मुझे ही ये काम करना पड़ता है, वरना मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अच्छा चलिए, अब सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मदन बेटा, तुम बिना किसी लालच के सबकी मदद करते हो, भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा। मदन बूढ़े बाबा का सारा सामान घर छोड़ देता है। ये पूरा दृश्य सेठ जी देख रहे होते हैं। ये सब देखकर वे मदन के पास आते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ? मैं आपके पास ही आ रहा था, पर रास्ते में रामलाल जी मिल गई। अरे नहीं नहीं मदन, कोई बात नहीं। तुम्हारे इसी काम से तो तुम हमारा दिल जीत लेते हो। पूरे गांव में तुम्हारे चर्चे रहते हैं। जी बस आप लोगों का ही आशीर्वाद है। और हाँ सेठ जी, आज आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया था? अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गया, तुम इस गांव के खास व्यक्ति हो। इसलिए मैंने सोचा है कि जो रतनलाल के घर के पास भूमि का टुकड़ा है उस पर तुम खेती करो, और जो भी उत्पादन हो उसका थोड़ा हिस्सा मुझे देकर और पूरा हिस्सा तुम रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद की कोई बात नहीं मदन। अरे हम तुम्हारे सेठ हैं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, और तुम इतना गांव के लिए करते हो, इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मदन और सेठ जी दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी गोपाल, जो मदन का पड़ोसी है, वह उन दोनों की बातें सुन रहा था। गोपाल अक्सर मदन की प्रसिद्धि से जलता था। यह लो, शुरू हो गया इनकी भलाई का पाठ। लगता है सारे अच्छाई के देवता इसी मदन में आ गए हैं। इस मदन का कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, वरना इस गांव में मेरा सिक्का तो नहीं चलने वाला। गोपाल मुखिया के घर जाकर मुखिया को मदन के खिलाफ भड़काने लग जाता है और वह इस मकसद में कामयाब भी हो जाता है। मुखिया मदन को गांव से बाहर निकाल देता है। मदन गांव से जंगल में आ जाता है, लेकिन जंगल में आने के बाद भी वह कई बार लोगों की मदद किया करता था। अब भी गांव में उसके चर्चे कम नहीं हुए थे। इस बात से गोपाल और परेशान हो जाता है और वह मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, आप गांव के मुखिया होकर भी मुखिया नहीं लग रहे हो, और वो मदन गांव के लोगों को आपके खिलाफ भड़काकर इस गांव का मुखिया बन बैठा है। उस मदन की इतनी मजाल कि वह मेरी जगह ले। जाओ, पूरे गांव में ऐलान कर दो कि जो व्यक्ति मदन को जंगल से पकड़कर मेरे पास बंदी बना कर लाएगा उसको 200 सोने के सिक्के नाम में दिए जाएंगे। यह खबर पूरे गांव में फैला दी जाती है। एक दिन मदन जंगल में घूम रहा होता है, तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है। सुनिए भाई साहब, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो सबकी मदद करता है? मुझे उनसे मिलना है। पर आप है कौन? आप इस गांव के तो नहीं हैं, और आपको उनसे क्यों मिलना है? मेरा नाम धनिया है, मैं पास के गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने सुना है कि वह व्यक्ति सबकी मदद करता है, वो मेरी भी मदद करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद मदन उस व्यक्ति को अपने साथ गांव में मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आपने ऐलान किया था कि जो भी मुझे पकड़ कर लाएगा उसे 200 सोने के सिक्के दिए जाएंगे,
और शर्त के अनुसार इस व्यक्ति ने मुझे पकड़ा है, तो आप इसे 200 सोने के सिक्के दे दीजिए। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह जाता है। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे पता नहीं था कि यही मदन है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इन्हें पकड़कर नहीं लाता। यह बहुत अच्छे इंसान हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति सारी कहानी मुखिया को सुनाता है। मुखिया यह सुनकर हैरान रह जाता है। मुझे माफ कर दो मदन, तुम वास्तव में ही इस गांव के हीरे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं इस व्यक्ति को इसके बेटे के इलाज के लिए 200 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा, और तुम्हें भी।